Assalamu alaikum, 9th class. Today's date is 1st June and the day is Monday. जनरल साइंस का जो आपका चैप्टर है जून के सिलेबस में वो है चैप्टर नंबर 7. इसकी हम रिवीजन करेंगे. चैप्टर का नेम है तवानाई. तारुफ क्या है इसका, तवानाई की डेफिनेशन क्या है. किसी जिस्म में जब काम करने की सलाहियत मौजूद होती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में तवानाई जो है वो मौजूद है. ठीक है, इसका हम तारुफ पढ़ते हैं. कभी कभी काम करने के दौरान ऐसा महसूस होता है कि हम अपना काम जारी रखने के मुनासिब तवानाई हमारे जिस्म में नहीं है. जिस्मानी तवानाई किसी जिस्म में मौजूद काम करने की सलाहियत है. तवानाई के बगैर ना तो हरकत मुमकिन है और ना तब्दीली. एक कार या मोटरसाइकिल को हरकत के लिए तवानाई दरकार होती है. ये तवानाई दरहकीकत ईंधन से हासिल होती है. जब हम दौड़ते हैं या बोलते हैं, पढ़ते और मुशाहिदा करते हैं तो हमें तवानाई की ज़रूरत होती है. जैसे हम ग़िज़ा खाते हैं, यहाँ तक कि हम सो रहे होते हैं, इस वक्त भी हमारे जिस्म में तवानाई की ज़रूरत होती है. जिस तरह से हमारे दिल हैं, जैसे फेफड़े हैं, मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं, इसके लिए हमें तवानाई दरकार है. इसी तरह पौधों को भी, जैसे पौधों में ज़ायद तारीफ का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे आप कहते हैं, तो वो भी लाइट की प्रेजेंस में होता है. तो इस तरह पौधों को अपनी तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है. तवानाई की डेफिनेशन और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम स्टडी करते हैं. डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल तवानाई, जो मैकेनिकल एनर्जी जिसे आप कहते हैं. तवानाई को साइंस में एक नायत अहम और बुनियादी तस्वुर की हैसियत हासिल है. जब हम कहते हैं कि किसी जिस्म में काम करने की तवानाई मौजूद है तो उसका मतलब है कि इसमें काम करने की सलाहियत है. जैसे ढलान से पानी नीचे आ रहा हो तो वो खुद बहुत नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, इस तरह से अगर हम कुएं से खुद पानी निकाल रहे हो तो हम वो एनर्जी सोर्स उस पर अप्लाई कर रहे होती है. ठीक है, जैसे हम पानी कुएं से ऊपर निकाल रहे हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसको आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. और जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है, मॉन्टेनियस जैसे वाटरफॉल होता है, तो वो आपके पास होता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि इसमें तवानाई दरकार नहीं है. ढलान की तरफ बहने वाले पानी में काम करने की सलाहियत होती है, लिहाजा इसमें मौजूद तवानाई है. यही तवानाई पंच हैं जो विंड पाइप और टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. ढलान की तरफ बहते हुए पानी में यह तवानाई इस बुलंदी की बदौलत होती है जहाँ तक पानी ज़ख़ीरा किया जाता है. तवानाई मुख्तलिफ शिकाल में होती है. इनमें से हम कुछ अहम का जिक्र करेंगे, जैसे बल्कि इलेक्ट्रिकल तवानाई जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मख्फी तवानाई पोटेंशियल को कहते हैं. और इलेक्ट्रिकल जो है ना, इसके साथ हमारे पास क्या आती है, यानी कि मैकेनिकल हरारती हीट एनर्जी को कहते हैं. शमसी तवानाई जो सूरज से हासिल होने वाली तवानाई होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोलर एनर्जी है. इसके अलावा जोरी तवानाई जो होती है न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें दो टाइप्स हमारे पास होती हैं. एक को आप कहते हैं कि ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है और एक आप कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन है. और इसके साथ साथ केमिकल तवानाई. सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, मैकेनिकल तवानाई. इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी जिस्म में तवानाई इसकी हरकत या पोजीशन की वजह से हो, इसको आप मख्फी तवानाई भी कहते हैं. मसलन ढलान की तरफ से बहने वाला पानी, चलती हुई हवा, हरकत करती हुई कार, बुलंद किया घोड़ा और किसी कमान से खींचा हुआ तीर या गुलेल, स्प्रिंग, ये सब चीज़ें ऐसी मिसालें जिसमें मैकेनिकल एनर्जी मौजूद होती है. किसी जिस्म में तवानाई अमूमन दो किस्म की होती है. एक को हम कहते हैं हरकी तवानाई और एक को हम कहते हैं मख्फी. जो हरकी तवानाई होती है वो किसी जिस्म में हरकत की वजह से होती है और जो मख्फी होती है वो किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपका जो लेक्चर था वो यही था कि आपने मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल तवानाई है इसको पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने तवानाई की डेफिनेशन और इसकी मिसालें जो डिफरेंट है वो भी आप लोगों ने याद करनी है. नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. अस्सलामुअलैकुम जमात में है मज़मून है होम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 138. होम इकोनॉमिक्स की बुक से पेज नंबर 138 आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है नशोनुमा खुसूसियात. इसमें आप पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू. यानी कि इंसान की जो नशोनुमा होती है आपको तो लगता है कि वो एकदम हो गई है, नहीं, उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं. हर पहलू के बारे में हम पढ़ेंगे. शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं में मुसलसल तब्दीलियाँ और नशोनुमा जारी रहती है. ये एक पेचीदापन है जो एक तसलसल और तरतीब से होता है. नशोनुमा से मुराद इंसानी जिस्म की ठान, जिस्मानी तकाज़ों और जिस्मानी ढांचे, वजन और कदो-कामत से ही नहीं बल्कि हर फर्द के अंदर जितनी खुसूसियात पाई जाती हैं वो उसकी नशोनुमा का हिस्सा होती है, उसकी नशोनुमा का वो पार्ट होती हैं. जैसे कि अगर हम देखा जाए तो बच्चे की जो नशोनुमा होती है वो मरहलावार और तरतीबवार होती है. पहले वो छोटा होता है, फिर कुछ बड़ा, पहले वो अपने हाथ हिलाता है, साथ गर्दन मोड़ता है. इस तरह उसकी नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू हैं. इसके
नशोनुमा, अजलाती नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, माशरती नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिस्मानी नशोनुमा, फिजिकल डेवलपमेंट। जिस्मानी नशोनुमा से मुराद आप जिस्मानी का नाम सुनते ही आपके जिस्म में, आपके माइंड में जो नाम आता है वो जिस्म कहा जाता है। तो बेसिकली आपको जिस्म की नशोनुमा जो है उसके बारे में बता रहे हैं। जिस्मानी नशोनुमा से मुराद बच्चे के जिस्मानी ढांचे की अंदरूनी और बैरूनी साख की नशोनुमा से है। इसमें बच्चे की जिस्मात, मसलन वो मोटा है, पतला है, कैसा है, जिस्मानी हालत, मसलन वो सेहतमंद है, माजूर है, ताकतवर है, के अलावा बच्चे का रंग, वजन और कदो-कामत भी इसमें शामिल है। इस नशोनुमा का खास ताल्लुक किससे है? माहौल से, खुराक से, वर्जिश और मुशागिल से। कैसे इसका ताल्लुक माहौल, खुराक, वर्जिश और मुशागिल से है कि अगर बच्चा अच्छा खाएगा, उसको अच्छा माहौल मिलेगा, वो डाइट का अपने ध्यान करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जिस्मानी नशोनुमा अच्छी होगी। इजलाती नशोनुमा से मुराद बच्चे के इजलात की नशोनुमा से है। इसका ताल्लुक बच्चे के पट्ठों और रगों की नशोनुमा जिस्म पर मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ हालतों में काबू रखने और जिस्म को मुतवाज़न रखने की अहलियत पर होता है। मसलन खड़े होने, भागने, बैठने, खेलने, पकड़ने या जिस्मानी काम करने के तरीके और इस्तात से जिस्मानी पट्टों की कमजोरी या मजबूती का इजहार होता है। थर्ड पे आ जाएंगे ज़हनी नशोनुमा। ज़हनी नशोनुमा से मुराद बच्चे की अक्ल व शऊर, ज़हानत, याद रखने, समझने, समझाने, सोचने और गौर व होश की नशोनुमा से है, जिसका इंसार बच्चे के हवासे खमसा कौन से होते हैं? आपके देखने, सुनने, महसूस करने की जो हिस्स होती है वो हवासे खमसा कहलाती है, उनकी तरबियत पर होता है। ज़हनी नशोनुमा बच्चे की शख्सियत पर गहरे असर डालती है। कैसे असर डालती है कि आप जो सोचोगे, जो देखोगे, वही आपके ऊपर असर अंदाज होगा, वही ना सिर्फ आपके ऊपर असर अंदाज करेगा बल्कि उसी के मुताबिक आप अपनी सोच को लेके चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माशरती नशोनुमा। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चे का घर के अफराद और बाहर के लोगों के साथ मेलजोल का रवैया और इनसे बाहमी ताल्लुकात इसकी माशरती नशोनुमा कहलाती है। इसके लिए 3 बातें ज़रूरी हैं, यानी आपको दूसरों को कबूल करना है, जिसके लिए कुव्वत बर्दाश्त एक शर्त है। दूसरों की निगाहों में मकबूल होना, जिनके पसंदीदा होना, जिसके लिए आपको ऐसे दावत अतवार अपनाने चाहिए जो अच्छे हों, और दोस्ती का रवैया अपनाना जिसके लिए प्यार, मोहब्बत और एहसार ज़रूरी है। लास्ट है नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं में पॉइंट, जज्बाती नशोनुमा। जज्बाती नशोनुमा से मुराद हर किस्म के जज्बात या एहसास से है। इसका ताल्लुक किसी भी तरह के एहसास की नशोनुमा इन एहसास के इज़हार के मुनासिब तरीके और इन पर काबू पाने की अहलियत से है। मसलन प्यार, गुस्से, हसद, नफरत, खुशी और गमी के जज्बात को खुल्लम खुल्ला चला कर जाहिर करना और जज्बात की नशोनुमा पर किसी हद तक काबू पा लेना नशोनुमा की तक़वियत की निशानी है। आपने बेटा जी नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू, ये 5 के 5 पहलू आपने ना सिर्फ याद करने हैं बल्कि आपने नीट कॉपीज के ऊपर सिलेबस ऑफ जून मेंशन करके डेट डाल के चैप्टर का नाम लिख के आपने ये सब लिखने भी हैं। याद लिखने के साथ साथ ही आप याद करेंगे ताकि आपका काम डेट बाय डेट चलता रहे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जमात ने आज है तारीख 1 जून 2020, दिन है पीर का। मज़मून जो आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है वो है स्विक्स में चैप्टर नंबर 6 हकूक़ फ़राइज़ का आपको आज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट की जा रही है। इसमें आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे पहले हकूक़ फ़राइज़ का मफ़हूम, हकूक़ का मफ़हूम पढ़ेंगे। उसके बाद आप तारीफ़ पढ़ेंगे। तारीफ़ के बाद आपको 1973 के आइन में जो हकूक़ फ़राइज़ बताए गए हैं, दिए गए हैं अवाम को, उसके ऊपर बात करेंगे। पेज नंबर 39 मफ़हूम। हकूक़ हक़ की जमा है। हकूक़ अफ़राद के इन तकाज़ों का नाम है जिन्हें रियासत तस्लीम करती है और इनकी हिफाजत करती है। आज की जदीद दुनिया में बुनियादी हकूक़ को हर मुल्क अपने आइन में शामिल करता है। नेक्स्ट तारीफ़ की आ जाएंगी। मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन ने मुख्तलिफ तारीफ़ की है। अरस्तू की तारीफ़ पढ़ते हैं। हकूक़ रियासत की बुनियाद है। किसी रियासत में अदल व इंसाफ जांचने का मेयार हकूक़ है। प्रोफेसर लास्की कहते हैं हकूक़ माशरती ज़िंदगी की वो शराइत है जिनकी अदम मौजूदगी में कोई फ़र्द अपनी शख्सियत की तकमील नहीं कर सकता। हाव हाउस कहते हैं हक़ वो है जिसकी हम दूसरों से तवक्का करें और दूसरे जिसकी तवक्का हमसे करें। इसी तरह अगर आप देखें तो हकूक़ की जामिया तारीफ़ यूँ किया सकते हैं कि बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अफ़राद को रियासत की
बुनियादी हुकूक के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। तमाम अफराद को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाएगा। किसी को बगैर जुर्म साबित किए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी फर्द को गुलामी और जबरी मुशक्कत पर मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बगैर वजह के गिरफ्तार किया जाएगा। किसी फर्द को साबका जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी और ना ही एक जुर्म पर 2 दफ़ा सजा मिलेगी। हर फर्द की इज्जत और आबरू और चार दीवारी का एहतराम किया जाएगा। हर फर्द को मुल्क में नक़्ल व हरकत, इज्तिमाअत में शमूलियत, जमात साजी और इसमें शमूलियत की आज़ादी हासिल होगी। हर फर्द को तजारत, कारोबार और पेशे इख्तियार करने का हक होगा। हर फर्द को आज़ादी तहरीर व तकरीर की आज़ादी हासिल होगी। हर फर्द को मजहबी इदारे कायम करने की आज़ादी हासिल होगी। मजहबी सरगर्मियों पर और ना ही किसी मजहबी तालीमी इदारों पर किसी किस्म का टैक्स आयद होगा। हर फर्द को हक़ जायदाद और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक होगा। हर फर्द कानून की नज़र में बराबर होगा और कानून का एहतराम इस पर लाजिम होगा। किसी फर्द के साथ किसी मामले में इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। हर फर्द को अपनी ज़ुबान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल होगा। हर शहरी का हक दूसरे शहरी पर फ़र्ज होगा। ये वो हुकूक है, ये वो हुकूक और फ़राइज़ हैं जो 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को हासिल हैं। यानी कि किसी एक बंदे का जो हक है वो दूसरे का फ़र्ज कंसीडर किया जाता है। आपने बेटा आज की जो आपकी डायरी है वो है कि आपने हुकूक और फ़राइज़ का मफ़हूम, तारीफ़ आपने मुकम्मल नहीं लिखनी, तारीफ़ में से आपने अरस्तू की लिखनी है और फिर उसके बाद 1973 के आइन के मुताबिक हुकूक और फ़राइज़ जो आपको दिए गए हैं वो आपने नीट कॉपीज़ के ऊपर ना सिर्फ लिखने हैं बल्कि याद भी करने हैं। आपकी जो नीट कॉपीज़ हैं उस पर आप सबसे पहले लिखेंगे पहले पेज के ऊपर अपना नाम, क्लास। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लिखेंगे सिलेबस ऑफ जून। सिलेबस ऑफ जून के बाद आप उसके ऊपर लिखेंगे हुकूक और फ़राइज़ चैप्टर का नाम, डे मेंशन करेंगे, मफ़हूम लिखेंगे, तारीफ़ में सिर्फ अरस्तू की तारीफ़ लिखेंगे और 1973 के आइन के मुताबिक जो हुकूक और फ़राइज़ हैं वो लिखेंगे ये और फिर एंडिंग लाइन लगा देंगे। ये तमाम काम आपने ना सिर्फ लिखना है बल्कि आपने याद भी साथ साथ करना है ताकि आपको नेक्स्ट मुश्किल पेश ना आए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 1 जून 2020 और डे है आज पीर का। आज जो क्लास जिसका मैं लेक्चर दे रही हूँ वो जमात नाम यानी कि 9th क्लास सब्जेक्ट है इस्लामियात का। इस्लामियात का सब्जेक्ट है आपका इस्लामियात इख्तियारी सॉरी क्लास। और जो मैं आज टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी वो है इखलाक नबवी यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक। क्लास आज की जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगी ये आप लोगों का मुख्तलिफ 4-5 तरीके से ये आपका सवाल बन के आ सकता है। वो सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अदात पर रोशनी डालिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और बेतकल्लुफ़ी पर नोट लिखे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक पर नोट लिखे और फोर्थ आपका बन के आ सकता है दुश्मनों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सलूक बयान करें। यानी कि इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल आया तो जो जवाब मैं आपको लिखवाऊंगी वो आप जवाब इन 4-5 सवालों में आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है क्लास। जो फर्स्ट आप लोगों की हेडिंग है वो है कुरान की गवाही यानी कि कुरान क्या गवाही देता है। इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गवाह खुद कुरान मजीद है। इरशाद होता है बेशक तुम इखलाक हुस्ना के अहले दर्जे पर फाइज हो यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक हुस्ना इतना अच्छा इखलाक है कि आप आले दर्जे पर फाइज हैं। कुरान हकीम कलाम इलाही है यानी कि अल्लाह ताला का कलाम है जो खातिमुन नबी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल है यानी कि कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कुरान पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इसका अमली नमूना और नक्शा है कि जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है बेशक तुम्हारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही बेहतरीन और कामिल नमूना है। कुरान मजीद हक को हदायत का पैगाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पैगंबर है। कुरान रश्द व हदायत है यानी कि कुरान में हदायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशिद व हादी इसलिए कुरान की हर आयत किसी न किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ताल्लुक़ रखती है। यानी कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो कोई भी आप लोगों को चीज़ हो तो उसमें कुरान मजीद में इसमें इसका हल मौजूद है। यानी कि
इसमें आप गोया पूरा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक है, यानी कि सीरत है। अब नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गवाही, यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसके बारे में क्या कहती है। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से चंद सहाबा ने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हालात ज़िंदगी हमें सुनाई, यानी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं। उन्होंने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते जो तुम मुझसे पूछते हो, यानी कि तर्जुमा आपकी पूरी इखलाकी ज़िंदगी कुरान मजीद के सांचे में ढली हुई है, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद के सांचे में ढली हुई है, यानी कि जो कुछ ज़िंदगी में है वो कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान ने जो कुछ कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कर दिखाया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता अमली कुरान है, यानी कि कुरान मजीद का पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही को सामने लाना है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ के चंद पहलू पेश किए जाते हैं। क्लास 8 जो मैंने आप लोगों को से 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, ये तो एक आप लोगों को मैंने ये रिटन फॉर्म में नोट्स में भी दिए, ये दोनों आप लोगों ने बिल्कुल नीट रिटन कॉपी में करने हैं। बेशक क्वेश्चन को 4 ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे ये चारों क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे ये 2 पॉइंट्स प्रॉपर डिटेल के साथ खुद भी आप लोग खुद भी जो मैंने एक्सप्लेन किया खुद अपनी वर्डिंग में भी लिख दीजिएगा, क्योंकि 9th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को खुद भी लिखना आना चाहिए। और ये नीट कॉपी पे प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए, डेली का डेली करें, साथ साथ काम करें ज़्यादा, ताकि आप लोग बर्डनाइज ना हो। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम क्लास 9 आर्ट्स ग्रुप, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, डेट इज 1 जून एंड डे इज मंडे। 9th क्लास आपका सिलेबस ऑफ जून में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें है एक्सरसाइज 3.3 एंड रिव्यू 3। ठीक है, और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा 4.1 एंड 4.2। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 में जून के सिलेबस में इंक्लूड है। बेटा ये बहुत आसान है एक्सरसाइज 3.3। आप ये कह सकते हैं कि थोड़े कुछ 3 से 4 रूल्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, कंडीशन चेंज है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समझने की सलाहियत है या आपको थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आपके लिए एक्सरसाइज मुश्किल है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने जो है बेटा इसमें ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको आपकी बिजनेस स्टार्ट करें और आपके पास आपके साथ कोई पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन आपके इन एक्सरसाइज में मैक्सिमम आपके 3 या 4 पार्टनर्स आपके मतलब यूज हुए। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 3 आदमी है या 4 है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। देखिए अगर आप उसको यूज करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो आप देखिए अगर फर्स्ट वाले ने इन्वेस्टमेंट की है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने कम की है, किसी ने बहुत सबसे ज्यादा की है, मतलब 3 कंडीशन है, एक ने कम, एक ने ज्यादा और एक ने सबसे ज्यादा। तो जिसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की उसको प्रॉफिट में भी कम हिस्सा मिलेगा, जिसने उससे ज्यादा की है उसको सेकंड नंबर में मिलेगा, जिसकी 3rd इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा वो उसका जो है प्रॉफिट में सबसे ज्यादा हिस्सा होगा। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है गिवन कंडीशन में, पहले आपको जो प्रॉफिट है या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप इसको वाइड अप करना है, तो वाइड अप करते हुए जो पेमेंट आएगी तो जिसने जितना इन्वेस्टमेंट की, जिसकी कम है उसकी कम, जिसकी तो उससे थोड़ी ज्यादा है उसको ज्यादा, और जिसकी सबसे ज्यादा है उसको उतना ही उसकी इन्वेस्टमेंट में जो किया था वो आप क्लोजिंग करने के बाद अगर उसको मतलब आपको लॉस हो रहा है और आप उसको क्लोज करना चाह रहे हैं बिजनेस को, उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा। गिवन में आपके पास टोटल अमाउंट या टोटल प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा आपने सेल करना है वो आपको गिवन होगा और वो आपको बताया जाएगा कि इस बंदे ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो रेशो के हिसाब से आपको बताया जाएगा। जैसे आपको गिवन होगा कि 2:3:5, इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं 2 + 3 5 5 + 5 10 रेशियो का सम करें। इसका मतलब है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितना प्रॉफिट है, जिस हिस्से को आपने मतलब डिवाइड करना है उसके टोटल आपने 10 हिस्से करने हैं। उन 10 में से सबसे कम जो है जिसकी इन्वेस्टमेंट उसको 2 हिस्से मिलेंगे, सेकंड वाले को 3 हिस्से मिलेंगे और लास्ट वाले को जिसकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको 5 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? 2 हिस्से जिसकी सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट है उसको 3rd पे 3 हिस्से मिलेंगे और जिसकी सबसे ज्यादा है जिसके उसको 5 पार्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब रेशो में बता सकता है कि किसको कितने हिस्से मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब प्रॉफिट मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है जिसमें उनको प्रॉफिट हुआ है ₹200,000। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1। सिंपल में आज आपको क्वेश्चन 1
1 एंड 2 ही ब्रीफ करूँ। क्वेश्चन 1 एंड 2, 1 और 2 में जो आपके पास है, आपको जो है प्रॉफिट हुए है ₹200,000, ठीक है, ये प्रॉफिट हुए। अच्छा, रेशियो आप बतानी है कि जो रिगार्डिंग 3%, जो उसमें मतलब हिस्सा ले रहे हैं उनकी रेशियो क्या है। तो आप लिखिए रेशियो बिटवीन, कि रेशियो हमारे पास है बिजनेस रिगार्डिंग 3%, हमारे पास है 3:2:5, 3:2:5, ठीक है। अब हमें चाहिए सम ऑफ रेशियो, ताकि हम बता सकें कि किसको कितने टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट के हिस्से बनेंगे। 3 + 2 + 5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले पर्सन का प्रॉफिट, सेकंड पर्सन का प्रॉफिट, थर्ड पर्सन का प्रॉफिट, आप लिखिए प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन का जितनी इन्वेस्टमेंट थी। आप देखिए यहाँ पे 325, जरूरी नहीं है कि आपकी जिसकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो पहले ही हो या बाद में हो, जिस तरह का रेशियो है यहाँ कह देंगे फर्स्ट पर्सन का 3, सेकंड की 2 रेशियो है, थर्ड की 5 है। फर्स्ट पर्सन की इन्वेस्टमेंट है 3, मतलब उस सारी जितनी भी प्रॉफिट था उसमें उसको 3 हिस्से मिलेंगे, और सेकंड वाले को 2 मिलेंगे और लास्ट वाले को 5 मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन का रेशियो यहाँ से लें, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो अप्लाई करें और मल्टीप्लाई में जिसकी आपने डिवीजन करनी है, जिस भी प्रॉपर्टी की जो आपने प्रॉपर्टी की तो डिवीजन होती है, प्रॉपर्टी को पहले सेल किया जाता है, वो जब कैश मनी में आती है तो फिर उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की करनी है तो प्रॉफिट है ₹200,000, आपको मैं 0 कैंसिल, 0 रिमेनिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका बन जाएगा 20,000 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹60,000 आपके पास जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन का आपके पास क्या होगा 2 सम ऑफ रेशियो 10, अब उसका रेशियो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास टोटल है, तो इसमें भी 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2000 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास बन जाएगा, आपके पास देखिए 2, ये बल्कि आपको यहाँ पे एक 0 कम है, ये है 200,000, 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 2 4 और 1 2 3 4 0 लिख लें, और एक आपने यहाँ पे एरो डाल देना, साथ ₹20 यूनिट का डाल देना, ठीक है। थर्ड पर्सन की प्रॉफिट की तरफ आते हैं, प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन का आपने रेशियो उठाना है 5, सम ऑफ रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय ₹200,000, ठीक है। 0 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रहेगा 5 2 10 और 4 0 आपके पास नहीं बने, आप एक 0 यहाँ डालें और एक आप, ठीक है। आप देखिए आपको पता है 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक पाकिस्तानी और एक इंटरनेशनल। आप इसको पाकिस्तानी में चेंज करना चाहते हैं तभी आंसर ठीक है, लेकिन आप देखिए आपने पीछे पाकिस्तानी में किए थे तो इसको भी आप पाकिस्तानी में रहने दें, ठीक है। 3 2 और फिर लास्ट में 1, इसको आप कर सकते हैं या आप हो गए 110,000, मतलब 100 की कंडीशन की 1000 की 1 लाख रुपीस, इसका मतलब है जो टोटल इन्वेस्ट, और आप देखिए 1,40,000 और 60,000 ऐड करें तो आपको प्रॉफिट जो है 200,000, जिसे आप कह रहे हैं 200,000 ही होगा। जितना प्रॉफिट है हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पहले बंदे को 60,000, सेकंड वाले को 40,000, तीसरे वाले को जो है 1 लाख रुपीस। अब जितनी मतलब जिसकी आपने डिवीजन की है, जिस टॉपिक की मतलब जिस कंडीशन की या जिस आप प्रॉपर्टी की जिस अमाउंट की, आप सबको प्लस करें आंसर को, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए हमारा आंसर ठीक है, वेरिफिकेशन जिसे आप कहते हैं। आप देखिए कैलकुलेटर पे तीनों का सम है यही आना चाहिए जिसके हमने डिवीजन की, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास ये है कि आप मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है किसी भी बिजनेस में 7,50,000 की और उसको प्रॉफिट हुआ 15%। देखो बेटा इसमें परसेंटेज पे प्रॉफिट है, पहले परसेंटेज पे आपसे आपने इसमें चेंज करना है। देखिए आपने यहाँ पे मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट हुई है, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आप बताएंगे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट है इन्वेस्टमेंट में, अमाउंट है इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ₹7,50,000, ₹7,50,000, ये हमारी जो है इन्वेस्टमेंट में अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है 15%। अब देखो बेटा, हमने ये बताना है कि फर्स्ट वाले उन्होंने आपको 3 कैरेक्टर्स दिए, अली, दानियाल एंड लास्ट वन इज अब्दुल्ला, कि उनको प्रॉफिट में कितना कितना हिस्सा, प्रॉफिट में तो तब हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कितना है। इसके लिए उन्होंने पहले अमाउंट बताई है कि इस अमाउंट में 15% का प्रॉफिट हुआ। पहले हम प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है ना 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो ये हो जाएगा 15% इन 15/100 इन्वेस्टमेंट इन ₹7,50,000। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग कंडीशन को आप मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट दे देगा वो ₹22,500, ठीक है। इससे आपके पास ये अमाउंट आएगी। ये हमारे पास जो है टोटल आपके पास जो है प्रॉफिट है, बल्कि नहीं, आप जो है इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा ₹1,12,500। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा प्रॉफिट। 15 को मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7,500 या आप कह सकते हैं 7,000। 2 zeros कैंसिल होने के बाद उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1,12,500, ठीक है। अब आपने रेशियो मतलब जिस की मतलब कितनी रेशियो है, किस किस को कितना हिस्सा मिलेगा, आप बताएंगे हमें रेशियो क्या गिवन। आप लिखेंगे रेशियो बिटवीन किस किस की, अलीस, दानियाल एंड अब्दुल्ला शेयर, अलीस, दानियाल एंड अब्दुल्ला शेयर। अच्छा जी, इनके दरम्यान हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, हमें रेशियो गिवन है 2:3:5। बेटा जी नोट्स में शायद ये रेशियो आपको नहीं गिवन, लेकिन आप लोग इक्वल के बाद जो है ये वैल्यूज लिखिएगा कि हमें इस रेशियो के साथ ये गिवन है। अब आप बताएंगे सम ऑफ रेशियो में आपने रेशियो का सम कर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अली को 2 हिस्से मिलेंगे टोटल में, दानियाल को 3 मिलेंगे, अब्दुल्ला को 5 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। सम ऑफ रेशियो आपके पास आ गया 10। पहले हम अली का शेयर निकालते हैं, ठीक है, अली शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। आप लिखेंगे अली शेयर इन प्रॉफिट, अली शेयर इन प्रॉफिट, अली का शेयर प्रॉफिट में हो गया, उसका रेशियो हो गया 2, सम ऑफ रेशियो हो गया 10 मल्टीप्लाई में आपके पास कंडीशन आ जाएगी जो आपके पास प्रॉफिट आया, ठीक है। और इसके साथ यूनिट कौन सा यूज हो रहा था, रुपीस का। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जो है आएगा 22,500, ठीक है। फिर आप लिखेंगे दानियाल शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा जी, उसका कितना आएगा, देखिए बेटा जी इसको है 3 हिस्से, उसका रेशियो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट है। सेम इसमें भी 1 0 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ₹33,750, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास है अली, दानियाल एंड लास्ट है आपके पास अब्दुल्ला का शेयर हो गया। आपके पास टोटल हमारे पास आ जाएगी 5/10 मल्टीप्लाई बाय ₹1,12,500, ठीक है। 0 कैंसिल में 0 जो रिमेनिंग है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए जितना की इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी तो इसका रिजल्ट भी ज्यादा है। देखिए आप कह रहे हैं फर्स्ट रिजल्ट ये है, सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास ये है। अब आप अगर इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड करें तो टोटल अमाउंट आपके पास 1,12,500 बननी चाहिए।
आपने मस्ट करनी है कैलकुलेटर में, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हुआ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा 9th क्लास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एंड होता है। अली का शेयर भी आ गया, दरिया का शेयर भी प्रॉफिट में आ गया, अब्दुल्ला का शेयर भी प्रॉफिट में आ गया। आपका जो है क्वेश्चन नंबर डायरी आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 और रजिस्टर। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो कि आपने रजिस्टर में भी करने हैं, लीड रजिस्टर में भी, उसको इन्हीं क्वेश्चंस की आपने जो है प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे